हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हिमाचल नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है ये आने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन कल 27 जनवरी को ये ख़त्म है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं भरा है वो जल्द से जल्द इसको भर दें। मैं एक और इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहता हूँ कि आउटसाइडर जो कि हिमाचल से आउटसाइड भी हैं वो भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं इन द जनरल कैटेगरी। तो आप ही के इस एग्ज़ाम के लिए मैंने जो पिछला हमारा 2018 का जो एग्ज़ाम है हुआ था उस एग्ज़ाम को सॉल्व किया है इसमें। देखिए, पुराने पेपर सॉल्व करने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो ये है कि आपको इससे आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का एग्ज़ामिनेशन आने वाला है आपको। तो पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी से साथ मैं आप लोगों की एक थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ इसमें। तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि कई क्वेश्चन जो हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, कोई भी जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है, खासकर एनटी के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन में। देखिए, इस वीडियो में हम जनरली जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस हमारे होंगे ओनली फॉर द जीएस सेक्शन। इसमें हम करंट डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये उस टाइम का 2018 के टाइम का करंट है जो कि अभी हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन आर रिजर्व्ड इन पंचायत अंडर विच आर्टिकल। तो आप सभी को पता है कि वुमेन्स को 33% जो है वो रिजर्वेशन है इन द पंचायती राज, जितनी पंचायत है वहाँ पे रिजर्वेशन है। तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें वुमेन्स को रिजर्वेशन दी गई है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप 11 शेड्यूल को आप पढ़ते हैं तो 11 शेड्यूल में आप देखेंगे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 11 शेड्यूल लाया गया। तो आगे जब आप देखेंगे तो इसमें जितनी भी पावर्स हैं या जितने भी फंक्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में दिखाए गए हैं। सो आर्टिकल 243A जो है ये बात करता है ग्राम सभा, ठीक है, ये बात करता है ग्राम सभा की। आर्टिकल 243B जो है ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, जो पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। 243C जो है वो कंपोजिशन की बात करता है पंचायत के, तो पंचायत की कंपोजिशन की बात करता है। और आर्टिकल 243D जो है वो किसकी बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब सीट्स रिजर्वेशन इसमें SC ST की भी बात की गई है और वुमेन्स की भी बात की गई है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या आएगा, आंसर आएगा इसमें 243D। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। अब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले आता है ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, देन आता है ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। इसका आंसर हम सबसे पहले लिखते हैं, आंसर सी है। पहली चीज़, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल द मेंबर्स तो पहले ही गलत हो जाता है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। और कौन कौन करता है, एक तो पार्लियामेंट करती है, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे अभी अगर आप करें तो दिल्ली की यूटी है, ठीक है, दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली है, देन पुडुचेरी की असेंबली है, एंड JNK की अपनी असेंबली है। तो JNK तो अभी वहाँ पे असेंबली अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो अभी हम उनके मेंबर्स को नहीं इंक्लूड करते। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स। सो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो इसका आंसर जो है दैट इज योर आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स आती हैं। नेक्स्ट है, हु गिव्स फाइनल वर्डिक्ट ऑन द मनी ऑन ए मनी बिल। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है हु डिसाइड द बिल इज ए मनी बिल। तो हु डिसाइड द बिल इज ए मनी बिल, तो हु डिसाइड द बिल इज ए मनी बिल, दैट इज योर स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड द बिल इज ए मनी बिल। तो मनी बिल जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो दैट मनी बिल इज अंडर आर्टिकल 110 के अंडर आता है। ये आपने क्यों मैं बता रहा हूँ साथ साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी इसमें, क्योंकि क्या पता इस बार क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड।
नेक्स्ट है विद इन विच टाइम पीरियड एन ऑर्डिनेंस प्रोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज बी लेट डाउन बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड आफ्टर दे रीअसेंबल। तो कितने टाइम पीरियड के लिए ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट बना सकता है? तो देखिए इसकी मिनिमम जो होती है दैट इज़ योर 6 वीक्स, मिनिमम होता है 6 वीक्स का, और मैक्सिमम जो होता है वो होता है आपका 6 मंथ्स। तो इसका आंसर जो होगा वो 6 मंथ्स होगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो है वो 6 मंथ्स है। तो आपसे ये पूछ रहा है क्योंकि 6 मंथ्स क्यों रखा हुआ है, क्योंकि एक सेशन का दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 6 मंथ्स होता है। तो ऑर्डिनेंस प्रोन करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है, बहुत बोथ हाउस आफ्टर देयर रीअसेंबल, मतलब मैक्सिमम टाइम कितना है 6 मंथ्स का है और मिनिमम टाइम कितना है 6 वीक्स का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी जो प्रेसिडेंट की है वो कौन से आर्टिकल में आती है, दैट इज़ आर्टिकल 123। और गवर्नर की जो पूछी जाएगी तो दैट इज़ आर्टिकल 213 के अंडर गवर्नर की क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हिंदी में है, ठीक है, इंग्लिश पार्ट को हम करेंगे। हाउ मैनी रिट्स कैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अंडर आर्टिकल 32? तो आर्टिकल 32 के अंदर कितनी रिट्स हैं? तो आंसर आपका क्या है, 5 रिट्स आपकी हैं। 32 दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर 5 रिट्स आती हैं, और रिट्स का जो फंडा है हमने किससे लिया, यूके से लिया। तो 5 रिट्स आप सभी को पता है, हीबस कॉर्पस है, ठीक है, उसके बाद क्यो वारंटो भी है, ओके, मेंडेमस है, ओके, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन के साथ आपकी सर्टियोररी है। तो ये आपकी 5 जो हैं वो रिट्स हैं, ओके। देन आपका है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज। सो आर्टिकल 1 जो है हमारे पार्ट 1 का आर्टिकल 1 to 4 जो आता है उसमें लिखा गया है भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। कहीं पे भी भारत को एज ए फेडरेशन नहीं लिखा है, क्वासी फेडरल भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की जो इंडिया क्या है तो वो क्वासी फेडरल है, ये तो अलग चीज़ है। बट आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। सो आंसर आपका क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आइडिया और डीपीएसपी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो हमने देखो हमारे जो सोर्सेज, आपने सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। मैंने अभी ऊपर रिट भी करवाया, तो रिट पे भी हमने क्या पूछा, वो यूके से लिया। तो डीपीएसपी जो है वो हमने किस कंट्री से लिया है? तो आंसर क्या होगा, आयरलैंड। और आयरलैंड ने भी किससे लिया है, दैट इज स्पेन। आयरलैंड ने किससे लिया है, स्पेन से लिया हुआ है। उसके बाद आता है व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ऑन 31 दिसंबर 2017? ये उस टाइम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2017 में क्या थी। तो आंसर उस टाइम पे इसका क्या था, इसका आंसर जो है आपका दैट इज 538 आंसर था। उसके बाद यहाँ पे है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी? तो ये आंसर आपका नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा, कि कोई भी इसमें से आंसर, मतलब आर्टिकल 132 भी नहीं है, 111 भी नहीं है, और 132 तो आपको भी पता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज था। नाउ अब थोड़ा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास इन द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, दैट इज इन 1881, एंड सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आपका 1891 में आया था। तो लॉर्ड रिपन को एक तरीके से कहा जाता है द बेस्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि बेस्ट गवर्नर जनरल्स में था, जिसको इंडिया में काफ़ी पसंद किया गया। बट ब्रिटिशर्स इसको पसंद नहीं करते थे। इल्बर्ट बिल भी इनके टाइम पे आया था, ठीक है, इल्बर्ट बिल भी इनके टाइम पे आया था, हंटर कमीशन भी इनके टाइम पे आया था फॉर द एजुकेशन। तो ये कुछ चीज़ें इनके टाइम पे हुई थी, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने ही रिपील करवाया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट द नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी? तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन किसका है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, डी.आर. भंडारकर जो है इज द राइट आंसर। व्हेन वाज द फर्स्ट वॉकआउट ऑर्गेनाइज्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? फर्स्ट वॉकआउट ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलोनियल पीरियड दैट इज इन 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन इन 1905? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट। देखो आपने आईएनसी के जो सेशंस हैं इनको नहीं छोड़ना है। जितने भी आईएनसी के सेशंस हैं, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आईएनसी के सेशंस के ऊपर बात की जाएगी।
तो आईएनसी के सेशंस आपने नहीं छोड़ने हैं। तो स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट, तो 1905 का जो सेशन था दैट वाज योर बनारस सेशन, और बनारस सेशन में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले मतलब द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। कर्जन विली वॉज किल्ड इन लंडन बाय, कर्जन विली की डेथ जो हत्या की थी वो किसने की थी? दैट इज़ मदन लाल ढींगरा ने इनकी मतलब इनको मार दिया था, क्योंकि मदन लाल ढींगरा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे ब्रिटिशर्स ने जो एट्रोसाइट हमारे देश में थी उससे, इस वजह से उन्होंने इनको मार दिया। वट नेम वॉज गिवन टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर पेपर इन यूएसए, क्या नाम दिया था? देखो गदर पार्टी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, 1913 में बनी है ना। सैन फ्रांसिस्को जो है, सैन फ्रांसिस्को जो है इसका हेडक्वार्टर था, है ना। लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखना ये इसके फाउंडर थे। तो आंसर क्या आएगा? बी 14, आपका 14 का आंसर क्या है? बी युगांतर आश्रम। उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, तो इंटरिम गवर्नमेंट का इनमें से कौन मेंबर नहीं था? तो आंसर है बी आर अम्बेडकर। वल्लभ भाई पटेल भी थे, जगजीवन राम भी थे, बलदेव सिंह भी थे। देखो 1946 में आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उस इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट कौन थे? उस टाइम के वाइस रॉय, ठीक है, जो उस टाइम के वाइस रॉय थे। उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? 1946 में वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड वेबल, तो वो वाइस थे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उस टाइम पे इनके वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरिम गवर्नमेंट का मेन उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो आंसर आपका क्या आएगा? वाइस रॉय। अब आपके जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हैं ये इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ पे है रहनुमाई मजदसन सभा जो है ये किससे रिलेटेड है? एंग्लो इंडियंस के लिए रिलेटेड है, पारसी से रिलेटेड है, मुस्लिम से रिलेटेड है, या हिंदू से रिलेटेड है? तो आंसर इसका होगा फ्रॉम द पारसी। जो इसके मेन लीडर थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो इसके नए मेन लीडर थे इनके, ठीक है। हु फाउंडेड सेवरल वेदांता सोसाइटीज़ इन द वेस्ट, हु फाउंड द सेवरल वेदांता सोसाइटीज़ इन द वेस्ट? द आंसर इज विवेकानंदा फाउंड द सेवरल वेदांता सोसाइटीज़ इन द वेस्ट। नेक्स्ट है आपका 19th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑफ द फॉलोइंग पर हु इज़ नॉट मैच करेक्टली विद दिस न्यूज़पेपर, तो कौन मैच नहीं कर रहा है इनके न्यूज़पेपर के साथ? दादा भाई नौरोजी इंडियन मिरर, बाल गंगाधर तिलक केसरी ये भी सही है, शिशिर कुमार घोष अमृता बाजार पत्रिका ये भी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। तो राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये इन्होंने नहीं लिखा। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपने ध्यान में रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। द देवबंद प्रोग्राम ऑफ स्टडी वॉज रिड्यूस टू, तो देवबंद प्रोग्राम जो है ये स्टडी रिड्यूस टू 6 ईयर्स, जनरली इट वाज रिड्यूस टू 10 to 5 ईयर्स। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि जनरली कई जगहों पे 5 ईयर्स दिया गया है, बट आंसर की जो दी गई थी उसमें आंसर क्या था? 6 ईयर्स था। और देवबंद प्रोग्राम किसने फाउंड किया था? डैट इज़ योर मोहम्मद, जो भी मैं साथ साथ लिखा रहा हूँ इसको पढ़ लीजिएगा, मोहम्मद काजिम नानोटावी, है ना। सो मोहम्मद काजिम नानोटावी एंड योर राशिद अहमद गंगोती, ठीक है। राशिद अहमद गंगोही जो है ये दो मेन फाउंडर थे किसके? दैट इज योर देवबंद प्रोग्राम के। ओके, नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, फ्रॉम विच आर्ट अवनिंद्र नाथ टैगोर डिड नॉट सीक इंस्पिरेशन? इनका इंडियन ओरिएंटल आर्ट था। तो ये पूछ रहा है कि इंडियन ओरिएंटल आर्ट जो है जो 1907 में फाउंड हुई थी उसमें इन्होंने किससे इंस्पिरेशन ली थी? तो यहाँ पे आपको देखो देख के ऑप्शन से पता लग रहा है राजपूत हमारे देश में थे, अजंता थे, मुगल थे। न्यूजीलैंड नहीं होगा इसका, तो आंसर क्या है इसका? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज, तो फर्स्ट डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना? 1861 में बना। तो इनके जो फर्स्ट सर्वे जनरल थे वो थे ए कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे ये फर्स्ट क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपनड ए को एजुकेशन स्कूल इन मोगा इन 1899 फॉर द इम्प्रूविंग द पोजिशनिंग ऑफ वुमेन? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है देव समाज। तो देव समाज में
इन्होंने स्टार्ट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स वाज नॉट कंसीडर एसेंशियल बाय द गांधी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इनमें से कौन सा गांधी को नहीं लगा कि हाँ भाई ये इतना ज़रूरी नहीं है? तो दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम होना हमने सुना, ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय हैं, है ना। तो ये अबॉलिशन ऑफ वर्ण सिस्टम जो है वो अबॉलिश नहीं होना चाहिए। गांधी ने कहा था कि सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं ज़रूरी। क्योंकि यहाँ पे आप गांधी के क्वेश्चन देख रहे सॉरी, गांधी के आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो गांधी इन स्टडीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। गांधी इन स्टडीज़ पे क्वेश्चन आते हैं और गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, वो आपने ज़रूर पढ़नी है बिफोर द एग्ज़ाम। तो आपके सिलेबस में गांधी इन स्टडीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद है द फर्स्ट बुक रिटन बाय द महात्मा गांधी। द फर्स्ट बुक रिटन बाय द महात्मा गांधी वॉज हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी ने लिखी थी। और ये जो बुक है ये आप देखेंगे कि दो बंदों के बीच में बात है, दैट इज़ रीडर एंड एडिटर। दो बंदों के बीच में बात है और एडिटर इसमें कौन है? दैट वाज गांधी वाज द एडिटर। और हिंद स्वराज को आप इंग्लिश अगर नाम देखेंगे तो इंडियन होम रूल इसका इंग्लिश नाम है, इंडियन होम रूल इसका नाम है। तो इसमें गांधी जो है वो लंदन से साउथ अफ्रीका जो है वो ट्रैवल कर रहे थे और उस बीच में इनके रीडर और इनके बीच में जो बात हो रही थी, रीडर और एडिटर ये थे। तो ये इनके उसके ऊपर ये बुक है। गांधी की अगर आप ऑटोबायोग्राफी देखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी बुक है इनके, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये 1921 में फर्स्ट टाइम छपी थी इन नवजीवन, ठीक है। और मतलब महादेव देसाई ने इसको नवजीवन में छपा था। अगर जनरली आप देखें तो ये 1927 में ऑफिशियली पब्लिश हुई थी। पहले ये गुजराती में पब्लिश हुई, देन आफ्टर दैट ये इंग्लिश में भी पब्लिश हुई। तो इस तरीके से गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इस पे आपको आ सकता है। नेक्स्ट है डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय। अब डांडी मार्च कब हुआ था? गांधी ने सीडीएम जब लॉन्च करना था तो उस पर उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया था। तो सॉल्ट सत्याग्रह जब गांधी ने किया है तो इस पे डांडी मार्च किया था उन्होंने। तो कब शुरू किया था? दैट इज़ मार्च 12, 1930 को शुरू किया था। और ये ख़त्म कब हुआ था? अप्रैल 6, 1930 को ये ख़त्म हुआ था। तो इससे रिलेटेड गांधी के द्वारा जितने भी रेवोल्यूशन या जो मूवमेंट्स उनके टाइम पे हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इन विच स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस गांधी प्रेजेंट फॉर अप्रूवल हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गांधी ने कौन से स्पेशल सेशन किया था जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था? तो आंसर है इसमें 1920 का कैलकाटा सेशन। अब यहीं से स्टार्ट किया था गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कलकत्ता सेशन 1920 में प्रेसिडेंट कौन था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लाला लाजपत राय जो हैं ये प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आया है, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ गांधीज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। तो विच इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ गांधीज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, अ चेंज ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इनटू इक्वलिटेरियन वन, fixation upper and lower limits of incomes, character of production to be determined by the social necessity, and the government should be made the honor of lives of people. So that is not the part of Gandhian's trusteeship. When did Gandhi, next question here, when did Gandhi realize that his struggle in India was not based on the non-violence of the brave? So answer is गांधी ने कब डिसाइड किया? दैट इज इन 1947 गांधी रियलाइज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो आपके हो गए गांधी से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस हो गए आपके। अब क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। तो अब थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है कि पढ़ना है। इकोनॉमी से रिलेटेड 5 ईयर प्लान्स आपके हो गए, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आरबीआई हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द आरबी? बैंक रेट, एसएलआर, पीएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट। तो पीएलआर इज द राइट आंसर, ये जो आरबीआई है वो नहीं देता है, ओके। सो नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया।
सो आंसर इज विग्नीज कुरेन। सो वाइट रेवोल्यूशन कब हुआ इंडिया में? इन 1970। एक अमूल का प्लांट भी आपका गुजरात में उस टाइम पे लगा था, तो 1970 विग्नेस कुरेन जो है। तो यहीं से आप ध्यान रखिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे भी ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। हु रिकमेंड्स द एमएसपी? अब देखो एमएसपी के ऊपर इतना किसान आंदोलन हुआ हमारे देश में, है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1966 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका आया था। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कोई रूल्स एंड कोई कमेटी या कुछ भी नहीं बना हुआ है हमारे देश में। तो यही डिमांड है किसानों की कि एमएसपी के ऊपर एक कमेटी, प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए। बट क्वेश्चन ये है कि ये देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, नीति आयोग, नाबार्ड। तो आंसर है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो एमएसपी रिकमेंड करता है हमारे देश में। When did the किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर फार्मर स्टार्ट? ये स्टैटिक पार्ट है। आंसर इज योर 1998 एंड 1999 जो है फर्स्ट टाइम जो आपके किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च हुई थी। इंडियन इकोनॉमी इज ए विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। कैपिटलिस्ट नहीं है हम, सोशलिस्ट भी नहीं है, मोनोपोलिस्ट भी नहीं है। हम क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर एंड पब्लिक दोनों आपके साथ में काम करते हैं। अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी देखनी है आपने तो आप देख सकते हो रशिया, चाइना। इन कैपिटलिस्ट का बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? यूएस गवर्नमेंट जो है वो कैपिटलिस्ट है। द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज ब्रॉट टू फोर्स बाय द, तो इसका आंसर आपका आएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977। इसका राइट आंसर है कि इंडस्ट्रियल, कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मतलब लाया था। ठीक है। When has the population policy been implemented in India? ठीक है। अब यहाँ देखो, आपको ऑप्शन से देख रहा होगा 2000 दो बार ही है, 2001 2002 तो नियर बाई है। अब फेबररी है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा आपका 15 फरवरी 2000 को। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो ध्यान में रखनी होगी कि आपको डेट भी अच्छे से याद रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आपने 2000 याद किया होगा, उसने फेबररी पूछ लिया यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? हमारे देश क्या एक सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, हमारी देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी है। पब्लिक क्या है? लोगों को, जो गरीब है उनकी भलाई के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है कि उनको क्या मिले? अच्छा खाना मिले, अच्छी पैदावार हो उनकी, अच्छी मतलब माल न्यूट्रिशन टाइप जैसी बीमारियां ना हो बच्चों को, उनका परिवार अच्छा रहे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर पुअर। ब्लैक मार्केटिंग हो नहीं सकता, इनकरेज एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, मार्केट प्राइस नहीं हो सकता। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रिलेटेड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर। 1 हॉर्स पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, अब 1 हॉर्स पावर, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, 746 वाट्स, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको, साइंस के भी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। दैट इज सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने कहा था ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन है। तो द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज फोकस ऑन व्हाट? एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल इशू, रिड्यूसल रूरल इम्बैलेंसेस। ये सारी कमियां थी आपके फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स थी। ओके। नाउ when a bar magnet suspended freely with the thread, it will always rest to north south direction. ठीक है। this is the basic science. it is always rest along the north south direction. चलिए अब देखो, मैंने आपको कहा था अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज डिस्गस्ट? डिस्गस्ट का मतलब होता है कि कहीं पे सपोज करो मुझे 2 आदमी की ज़रूरत है, बट आपने वहाँ पे कितने रखे हुए हैं? 5 आदमी रखे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्गस्ट, जहाँ पे ज़रूरत ही 2 के आपने 5 ज़बरदस्ती घुसाए हुए हैं। तो ऐसा हमारी देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। तो यही उसने पूछा है, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी साइंस के क्वेश्चंस भी आएंगे। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। तो CNG अगर नेचुरल गैस है तो इसमें क्या होगा? बुटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन नेचुरल गैस में क्या होता है सबसे ज़्यादा? इथेन। बुटेन एंड प्रोपेन आपको कहाँ मिलेगा? LPG में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में आपको बुटेन एंड प्रोपेन ज़्यादा मिलेगा। ओके। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। द शॉर्ट साइटनेस मायोपिया डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। देखो आपको आइज़ के ऊपर, और आइज़ को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, इससे क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं।
तो शॉर्ट साइटनेस का मतलब क्या है, या नियर साइटनेस का मतलब, आपको कई जगह पे आपको नियर भी लिखा हो सकता है। नियर साइटनेस का मतलब है कि आप डिस्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, आप पास के देख सकते हैं बट आप डिस्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते हैं। तो इसको आप कौन से लेंस से ठीक कर सकते हैं? वी कैन यूज इट विथ कनकेव लेंस। और अगर आपका हाइपरमेट्रोपिया होता, अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया होता तो आंसर क्या होना था? कन्वेक्स लेंस। मतलब आपके पास फार साइटनेस होती, मतलब आप दूर की नज़र देख सकते हैं बट आप पास का नहीं देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और बीमारी होती है, दैट इज़ योर कैटरैक्ट, है ना। तो आपको एक डिफेक्टिव प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, वो आपकी कमी होने के कारण आपको कैटरैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, सेम मास नंबर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोमर, आइसोटोप्स, आइसोकोर्स एंड आइसोबार्स। तो राइट आंसर क्या होगा? आइसोबार। और अगर आप इसको ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा? आइसोबार क्या होता है, क्या दिखाते हैं आइसोबार? इक्वल प्रेशर दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है इन्होंने, यहाँ पे दूसरा आइसोबार नहीं पूछा है। एसिड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन, केमिस्ट्री में एसिड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल सोरिंग ऑफ मिल्क। तो आंसर क्या होगा सोरिंग ऑफ मिल्क का? आंसर क्या होगा? दैट इज़ बी, लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड नहीं होगा। सिट्रिक एसिड आपका कहाँ यूज़ होता है ना? सिट्रस फ्रूट्स में होता है, आपके ऑरेंजेस में होता है, लेमन में होता है। एसिटिक एसिड आपका कहाँ होगा? विनेगर, है ना। एंड स्पेशली योर फॉर्मिक एसिड दैट इज़ इन योर एंट एंड बी। जब आपको काटते हैं तो आपके सूज जाता है, तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, राइट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें मेटल सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर आप सबसे पहले पढ़ते हैं तो सियाल पढ़ते हैं, दैट इज़ योर सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। तो यहाँ पे मेटल की बात की है। अगर ये एलिमेंट की बात करता, अर्थ क्रस्ट पे एलिमेंट कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो O2 उसका आंसर आना था। और अगर होल अर्थ पे पूछता कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मिलती है, तो दैट इज़ योर आयरन उसका आंसर होना था। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड होता है कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किससे होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से होती है। तो एनवायरमेंट्स का सेक्शन को भी आपने अच्छे से करना है। तो ये आपका सेक्शन में क्या आंसर होगा आपका? इसमें सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स जो है, इससे हमारे को क्या होते हैं? सांस लेने में सबसे ज़्यादा मेजर कॉज जो है वो आंसर ये है आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, परकिंजी या ल्यूवेंक्विक जो है इसका आंसर है। तो आंसर क्या होगा इसका? रॉबर्ट ब्राउन इज द राइट आंसर, ठीक है। त्रिशूल पिक। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको फिजिकल ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आएंगे, दैट इज़ योर ओशनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, बट इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे। तो त्रिशूल पीक जो है, त्रिशूल दैट इज़ इन हिमाचल, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या होगा आपका? उत्तराखंड में आपको मिलेगा त्रिशूल पीक। उसके बाद बैट्स जो होते हैं, दे सर्च दे प्रे एंड फ्लाई इन द डार्क नाइट एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शन। तो कौन सी वेव्स छोड़ते हैं वो? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो राइट आंसर इज अल्ट्रासोनिक। आपके जो बैट्स होते हैं, आपकी जो डॉल्फिन्स होती हैं, है ना, ये आपकी जो वेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो छोड़ती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे। तो 18 के 18 की आपने लोकेशन और 18 के 18 आपने ध्यान रखना। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था हमारा? दैट इज़ नीलगिरी बायोस्फीयर। ये HES में क्वेश्चन आ चुका है, 1986 में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बना था। तो इनमें से कौन सा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? मानस, नोक्रेक, पंचमढ़ी या रणथंबोर। तो रणथंबोर इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है हमारा रामसर कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन। सो रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द वेटलैंड्स। तो कन्वेंशंस आपने पढ़नी है। तो इट इज़ रिलेटेड टू वेटलैंड्स एंड 1971 में ये आई थी। सो रामसर जो सिटी है ये ईरान में एक सिटी है। तो आंसर यहाँ से पता लग जाता है, इसका आंसर क्या है? ईरान इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है आपका इसमें कारेवास सॉइल इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ व्हाट। देखो ये भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की सॉइल से आया है। तो कारेवास आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल जो है वो कहाँ मिलती है? दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड।
तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। केसर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली सॉइल, तो ये आपने ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम निकोबार, तो अंडमान निकोबार आप देखेंगे तो ये अंडमान है, देन आपका निकोबार है, तो इसको एक डिवाइड करता है चैनल, एंड दैट इज़ योर 10 डिग्री चैनल। तो ध्यान में रखना है 10 डिग्री चैनल, 9 भी इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है फाइंड आउट डंकन पैसेज किसको डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिसिडियस ट्रीज, तो वेजिटेशन से आपको क्वेश्चन आया है। ओके, सो इनमें से कौन सा डिसिडियस ट्री नहीं है? डिसिडियस ट्री वो होते हैं दे शेड देयर लीव्स, दे शेड देयर लीव्स वंस इन ए ईयर, तो वंस इन ए ईयर दे शेड देयर लीव्स, तो कौन से होंगे? अर्जुन, गुर्जन, पालस या फिर साल। तो इसका सही आंसर क्या है? गुर्जन इज द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब आपको अगर देखें तो अगर इसमें यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किससे पूछा है, हमारे ये बांग्लादेश, ये आपका भूटान, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये जितनी भी आप रिवर्स देख रहे हैं ये आपकी ब्रह्मपुत्र की क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, मतलब ये वेस्ट ये ईस्ट, तो कौन सी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है? तो लोहित है, दिबांग है, मानस है, सुबनसिरी है। तो इसका राइट आंसर है लोहित। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिवर्स से आया है क्वेश्चन, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर रिवर्स इंपॉर्टेंट है तो डैम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्टली नॉट मैच्ड है? दुलहस्ती चिनाब, रिहांद डैम केन, पंचेत डैम दामोदर, टिहरी डैम भागीरथी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो रिहांद डैम जो है वो केन के ऊपर नहीं बना, वो रिहांद रिवर के ऊपर भी बना है, और रिहांद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो डैम है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ इससे आइडिया लेना है आपने कि पिछला पेपर में किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। एशियन डिजास्टर प्रिपरेशन सेंटर, ये है स्टैटिक पार्ट आपका। तो कुछ स्टैटिक पार्ट ऐसा हो सकता है कि आपको ना आए, बट आपने रेडी रहना है इनके लिए भी। बैंकॉक, केरला, सूरत या नन ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बैंकॉक इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं HPGK से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सो सबसे पहले ये इंडियन ज्योग्राफी के हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मच ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू डिजास्टर, तो इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो टोटल कितनी है? 5340, 5400, 6200 या 5700। तो आंसर इसका होगा 5700 किलोमीटर हमारी जो है वो टोटल। अगर आप टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की देखोगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के, दैट इज 556.6 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट है 7516.6 किलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट अब आ रहे हैं हमारी हिमाचल जी के। तो हिमाचल जी के को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो विच राजा, देखो 30 क्वेश्चन हैं आपके इसके, तो 30 क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये आपकी पूरी की पूरी एक तरीके से आप बोलोगे बैलेंस बना के चलेंगे। ओके, सो विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ड द तारागढ़ फोर्ट, तो तारागढ़ फोर्ट किसने बनाया है? चंबा प्रिंसली स्टेट में। तो चंबा प्रिंसली स्टेट को किसने कैप्चर किया था? बासु ने, जगत सिंह ने, जय सिंह ने, राजरूप सिंह ने। तो आंसर क्या होगा? जगत सिंह ऑफ नूरपुर ने तारागढ़ फोर्ट बनाया था। व्हाट इज द नेम ऑफ योगी हु गाइडेड राजा, तो राजा सैलवर्मन को किस योगी ने कहा था कि न्यू कैपिटल ऑफ स्टेट? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द योगी हु गाइडेड राजा सैलवर्मन ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट रिगार्डिंग द साइट ऑफ न्यू कैपिटल? तो गोरखनाथ, भोलतनाथ, चटपटनाथ और बालकनाथ। तो आंसर क्या है? चरपटनाथ इसका सही आंसर है। विच मुगल 63 है, विच मुगल एम्पायर गॉट ए मॉस्क्यू बिल्ड इनसाइड द कांग, तो किसने मॉस्क्यू बनाया था, मस्जिद बनाया था इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट? हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो आंसर इसका होगा जहांगीर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हैं HP के जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अराउंड विच सेंचुरी वॉज ए ट्रीटी साइन बिटवीन राजा केहरी सिंह ऑफ बुशर एंड तिब्बत? तो आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन आया था कि ये ट्रीटी से जो हमारा ट्रेड था ये होता था, ये जब चाइना वॉर हुआ तो ये ट्रेड ख़त्म हो गया। तो इन दोनों के साथ ही ये स्टार्ट हुआ था। इन राजा केहरी सिंह ने तिब्बत की जब हेल्प की तो उन्होंने हंगरंग वैली जो है वो केहरी सिंह को एज ए गिफ्ट की थी। ठीक है, तो राजा बुशर और तिब्बत के बीच में जब ट्रीटी हुई तो 1962 में फिर वो जो ट्रेड था वो बंद हुआ, ये एक सिल्क रूट जो बना हुआ था। तो 66 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज़ 14, 15, 16 या 17th सेंचुरी। तो आंसर है आपका 17th सेंचुरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूरोपियन ट्रैवलर ट्रैवल फ्रॉम नाहन टू जम्मू विया नूरपुर अराउंड 1783 एडी। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा ट्रैवलर जो है वो हिमाचल में आया था। तो इसका सही आंसर है फॉस्टर। जो फॉस्टर जो है वो 1783 में हिमाचल में आया था। वे वॉज ए डिसीजिव बैटल फॉर्ड बिटवीन गुरखास एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। तो कहाँ पे गुरखास और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई थी? तो आंसर जैतक, हरिपुर, सैनधार या धरतीधार। तो आंसर क्या है? जैतक हिल के पास इन दोनों की फाइट हुई थी। विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज टेकन प्रिजनर बाय द सुकेत प्रिंसली स्टेट। तो सुकेत के राजा ने कुल्लू के कौन से राजा को क्या किया था? बंदी बना लिया था। तो आंसर क्या होगा? सिद्धपाल, बहादुर सिंह, भूपाल या भिद्धि सिंह। तो इसका सही आंसर जो है आपका दैट इज़ योर भूपाल। ओके, तो जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं उनकी हिस्ट्री तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। हु फाउंडिंग द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर प्रिंसली स्टेट। तो हिंदूर प्रिंसली स्टेट को फाउंडर कौन था? तो इसका आंसर क्या है? बीरचंद, अजीत चंद, कहल चंद और बिकचंद। तो इसका सही आंसर क्या है? दैट इज़ योर अजीत चंद इज़ द फाउंडर ऑफ हिंदूर प्रिंसली स्टेट। तो HPGK को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपने। कौन से राजा के टाइम पे क्या हुआ ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखो हमारे 18 ठकुराइस के बारे में आपने पढ़ा है, 12 नदर ठकुराइस के बारे में पढ़ा है। तो इन ठकुराइस पे क्वेश्चन आते हैं जो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे। तो विच टू ठकुराइस वर मेड सबॉर्डिनेट टू जुबल प्रिंसली स्टेट। तो कौन सी ठकुराई स्टेट्स हैं जो जुबल के साथ मिल गई? तो आंसर क्या होगा? राविनगढ़ और रतेश, राविनगढ़ और सांगड़ी, राविनगढ़ और खनेती या राविनगढ़ और धड्डी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है राविनगढ़ एंड धड्डी जो है वो किसकी सबॉर्डिनेट बनी? जुबल प्रिंसली स्टेट की। When did नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कम इनटू एग्जिस्टेंस, या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कब बना? तो ये बना आपका 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस केम टू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है विच राजा ऑफ बुशर एक्टेड विद हॉस्टल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बारी आ चुका है कि 1957 के टाइम पे किस राजा ने ब्रिटिशर्स की मदद नहीं की थी। तो आंसर क्या होगा? शमशेर सिंह ऑफ बुशर, है ना। वो क्यों नहीं था? अंग्रेज़ों ने इनको क्यों कुछ नहीं बोला? क्योंकि उस टाइम पे रोड जो बन रहा था, कालका शिमला जो आप रोड देखते हो ना, तो उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी तब। तो अभी इसको इनके कंट्रोल में था, तो ये कंस्ट्रक्शन ना रुके इसलिए इनको कुछ नहीं बोला गया उस टाइम पे। देखो सेंसस से क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो सेंसस को मत भूलिएगा। 2011 का सेंसस, अभी 2021 का आना है डाटा, तो 2011 के सेंसस से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट एच पी हैज़ द स्लोएस्ट परसेंट ऑफ SC पॉपुलेशन। तो ST पॉपुलेशन देखो यहाँ पे किस में हुई? लाहौल स्पीति, क्योंकि लाहौल स्पीति में आपको ST पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर तो आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? लाहौल एंड स्पीति। Which of the following was the sentence to death in Lahore conspiracy case which was later on reduced to life imprisonment? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में किसको बाद में पहले फांसी की सज़ा थी उसको कम करके लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हृदय राम। ओके, उसके बाद विच माउंटेन पास इज़ लोकेटेड एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। तो कौन सा माउंटेन पास है जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे? दैट इज़ योर परांगला पास। चलिए बढ़ते हैं आगे। So which lake is located between Dodra Kawar and Sangla, that is in किन्नौर। सांगला वैली आप सभी को पता है, जिसको हम बसपा वैली भी कहते हैं। ठीक है, ये सतलुज रिवर के पास ये आपकी वैली बनती है। तो सही आंसर क्या है? कराली, करेरी, गदासरू या ब्रदोनसर। तो कौन सी लेक जो है वो आपकी बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला किन्नौर के बीच में आपको मिलती है? तो आंसर क्या होगा इसका? ब्रदनोसर जो है इसका आंसर होगा। ओके, कराली आपको शिमला में मिलती है। ओके, करेरी आपको कांगड़ा में मिलती है और गडासरू आपको चंबा वाली साइड पे मिलेगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट HP शिकारी देवी सेंचुरी। तो शिकारी देवी सेंचुरी आपकी कौन से टाउन ऑफ मंडी में? तो ये तो हमें पता है कि शिकारी देवी सेंचुरी मंडी में है, तो बट कौन से टाउन के पास है? जोगिंदर नगर, सरकाघाट, पंडोह या सुंदर नगर। तो आंसर होगा आपका सुंदर नगर, इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी मैच नहीं कर रही है? यमुना जलाल, सतलुज आंध्रा, ब्यास पिन, चिनाब मियार। तो इसका सही आंसर क्या है? सतलुज आंध्रा, क्योंकि आंध्रा किसकी है? यमुना की। आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की।
विद विच रीजन ऑफ एच पी इज़ फुलेज फेस्टिवल एसोसिएटेड। तो फुलेज जो फेस्टिवल है वो किससे रिलेटेड है, भरमौर, किन्नौर, सिरमौर या सपरून। तो आंसर क्या होगा इसका, किन्नौर से होगा, किन्नौर से होगा। तो आपके जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे आप रिवर्स पे देखो, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट है विच ग्लेशियर फेड्स द पब्बर रिवर। ये तो बहुत ही कॉमन आपका क्वेश्चन है जो कि कई बार आ चुका है। तो विच ग्लेशियर फीड्स द पब्बर रिवर, कुल्ती, शिली, चंदनान या अच्छा। तो आंसर क्या होगा इसका, चंदनान फीड्स द पब्बर रिवर। व्हेन डज द मिंजर फेयर बिगन इन चंबा। तो जो भी आपके फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं इनको आपने ध्यान में रखना है कि ये कब मनाए जाते हैं। फर्स्ट मंडे ऑफ सावन मंथ, सेकेंड संडे ऑफ सावन मंथ, फर्स्ट मंडे ऑफ भदोन मंथ या सेकेंड संडे ऑफ भदून मंथ। तो इसका आंसर होगा सेकेंड संडे ऑफ सावन मंथ में क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है मिंजर फेयर। तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि मिंजर फेयर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है और कहाँ मनाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 81th क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग डील्स इन नायक नायिका स्कीम ऑफ रसिक प्रिया ऑफ केशव दास। तो चंबा, बसोली, आरकी एंड बिलासपुर। तो आप सभी को पता है बसोली इज़ द मेन फर्स्ट स्कूल ऑफ, बसोली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, बट नायक नायिका थीम जो थी वो किसकी थी, दैट इज़ अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट है एट विच प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी देयर इज ए शिप ब्रीडिंग फार्म। तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। तो इकोनॉमिक देखो आपके सिलेबस में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका एक सिलेबस में लिखा हुआ है, तो आपने ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या होगा इसका, बैथरी, सरोल, महला या बानीखेत। तो आंसर क्या है, बरोल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज इन पगोडा स्टाइल। अब जहाँ पे टेम्पल्स के स्टाइल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस स्टाइल में है, कौन सा पगोडा स्टाइल में है, कौन सा पेंट्रूफ है, कौन सा पिरामिडिकल है, कौन सा शिखारी देव स्टाइल में है, शिखर स्टाइल में है ना। तो आंसर क्या होगा, हिडिम्बा मनाली। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका। ढूंगरी टेम्पल भी इसको बोलते हैं, ढूंगरी फेयर भी यहाँ पे मनाया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पगोडा स्टाइल में है ना। पगोडा स्टाइल में एक और है प्राशर, प्राशर टेम्पल भी आपको पगोडा स्टाइल में दिखेगा। तो ये आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनको नहीं छोड़ना है आपने। इन विच डिस्ट्रिक्ट एचपी सुकेती फॉसिल पार्क। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे है, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो आंसर क्या होगा, सिरमौर आपका आंसर है। तो 83rd क्वेश्चन जो है आपका, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी सर्विसेज आर कवर्ड इन एचपी अंडर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। तो हाउ मेनी सर्विस आर कवर्ड, ये आपका करंट उस टाइम का क्वेश्चन आपका पूछा गया, कितनी सर्विसेज अभी ऐड हैं इसमें। तो आंसर क्या होगा आपका, डी 187 इसमें सर्विसेज ऐड है। देन विच प्रिंसली स्टेड ऑन द बेंटनी बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन एंड यूरिस समर पैलेस। तो बेंटनी बिल्डिंग ऑफ शिमला किस प्रिंसली स्टेट के राजा की थी, जुब्बल, क्योंथल, पटियाला या सिरमौर। तो आंसर क्या होगा इसका, डी सिरमौर इज़ द राइट आंसर। सिरमौर के राजा का ये बेंटनी बिल्डिंग ऑफ शिमला जो है एज ए समर पैलेस यूज़ किया जाता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे। हु फाउंडेड द श्री धामी प्रेम प्रचारिणी सभा इन जुलाई 1939। तो धामी ट्रेजेडी आपने सुना होगा, उसमें तो भगमल सोथा आपने नाम सुना होगा, बट यहाँ पे प्रेम प्रचनी सभा, जो धामी प्रजामंडल था उनके फाउंडर भगमल सोथा थे, बट प्रेम प्रचनी सभा का फाउंडर कौन थे, पंडित सीताराम। ये आपने ध्यान में रखना है। प्रजामंडल के फाउंडर तो भगमल सोथा थे, बट प्रेम प्रचनी सभा के कौन थे फाउंडर, पंडित सीताराम। व्हेन वाज द बेटी है अनमोल योजना इंट्रोड्यूस इन एचपी, मार्च 2009, जुलाई 2010, अगस्त 2011 या फिर सितंबर 2012। तो आंसर देखो इसमें एक्चुअल आंसर तो इसका अगस्त में था, 15 अगस्त 2009 को ये फाउंड हुई थी, बट आंसर की में इन्होंने जुलाई 2010 इसका आंसर दिया हुआ था। तो आंसर हमें फिर आंसर की कई बच्चों का गलत हुआ, क्योंकि मार्च भी नहीं होना था, तो बच्चों ने 2009 किया, क्योंकि 2009 में ही हुआ था तो बच्चों ने 2009 लिखा, बट इन्होंने आंसर की में 2010 लिखा था। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्जिन होल्डिंग्स इन एचपी। तो इसका सही आंसर होगा आपका 69.78% जो है वो अप्रॉक्सीमेट मार्जिन होल्डिंग्स है। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रोड द बुक टर्बुलेंट ईयर्स ऑफ 1980 एंड 1996। इसका सही आंसर है प्रणब मुखर्जी। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, तो ये आपने ध्यान में रखना है।
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज़ द बेराडोल वेयर 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इज़ प्रपोज्ड। तो ये आपका उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है या बजट का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर था बिलासपुर, इसका सही आंसर था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 6 अप्रैल 1980? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाइक एल के अडवाणी या मुरली मनोहर जोशी? तो आंसर इसका क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। इसी तरीके के पुराने पेपर्स को भी लेकर आया जाएगा। देखो पुराने पेपर क्यों डिस्कस करने चाहिए या क्यों हमें सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया हो जाता है। बट मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि 2018 से लेके अब ये जो एग्ज़ाम है 2022 में हो रहा है, तो 4 साल का गैप है। पुराने आप एचपीएस का पेपर देखिए, रेंजर ऑफिसर का देखिए आप, उसके बाद आप पुराने एलाइड का एग्ज़ाम देखिए। तो इन एग्ज़ाम को जब आप देखेंगे तब आपको थोड़ा रियलाइज़ होगा कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चनिंग कैसे किन सेक्शन से हो रही है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहे हैं इतने ही शायद ही आपको क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट मिले आने वाले पेपर में। तो थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आपके लिए रेडी रहे। तो इसलिए जितना डीप आप पढ़ेंगे, जितना क्लैरिटी रखेंगे टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।